बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा, तेजस्वी लहर पर सबकी नजर। चिराग का नीतीश पर एक और प्रहार, जेल भेजने की चेतावनी दी। उद्धव ठाकरे के हमले से बौखलाई कंगना रनौत ने कहा, शर्म करो। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को कोयला घोटाले में सजा। फौज पर नवाज शरीफ के हमले जारी, जनता भी दे रही समर्थन। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन, एक गुजारिश। हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया समाज में किस तरह की नकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। जहरीले समाचार देता है, खबरों को तोड़ता मरोड़ता है और देश को गुमराह करता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी की एक सदस्यता अपने लिए चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप सत्य हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा जरूर करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गए। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया। पहले चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। इन सीटों पर 1066 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा कि नौकरी छीनने वाले लोग आज नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वो कभी नौकरी नहीं देंगे। नड्डा ने वाम दलों के गठबंधन में शामिल होने को विध्वंस बताया। नीतीश कुमार ने लखीसराय की अपनी रैली में कहा कि शराबबंदी के खिलाफ बिहार में माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा करने वाले असल में खुद धंधेबाज हैं। तेजस्वी यादव ने आज महंगाई को लेकर सरकार को घेरा और प्याज की माला पहनकर चुनाव प्रचार किया। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण एनडीए के घटक दलों के लिए खास मायने रखता है। इसकी वजह यह है कि एनडीए के चारों दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम और वीआईपी ने अच्छी संख्या में नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इनमें से कई को मौका पुराने और दिग्गज नेताओं का टिकट काटकर दिया गया है। पहले चरण में एनडीए गठबंधन के तहत जनता दल यूनाइटेड ने 35, भाजपा ने 29, हम ने 6 और वीआईपी ने इकलौती सीट ब्रह्मपुर से अपने प्रत्याशी दिए हैं। इन चारों दलों के उम्मीदवारों की बात करें तो 71 में से 21 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार मैदान में हैं जो पहली बार विधानसभा के दंगल में उतरे हैं। जदयू ने अपने हिस्से की 115 सीटों में से 27 पर नए प्रत्याशियों को मौका दिया है। इनमें सबसे अधिक 11 पहले ही चरण में चुनाव मैदान में हैं। लेकिन प्रत्याशियों से ज्यादा महत्वपूर्ण अब इस चुनाव में ये बात हो गई है कि क्या सत्ता विरोधी लहर चल रही है, और सत्ता विरोधी लहर अगर चल रही है तो वो कितनी मजबूत है। दूसरी, क्या लहर तेजस्वी के हक में चल रही है। तेजस्वी यादव को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उससे एक संदेश ये भी निकल रहा है कि उनके पक्ष में जन समर्थन बढ़ा है। तीसरी बात यह है कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जो छवि थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उनके खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और हर दल के निशाने पर नीतीश कुमार हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, महागठबंधन हो, या फिर एलजेपी हो, चिराग पासवान हो, या जो दूसरे छोटे दल हैं, उनके नेताओं ने भी नीतीश कुमार को ही टारगेट किया है। और जाहिर है कि इस पहले चरण के मतदान के बाद नीतीश बहुत कमजोर लग रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश की वजह से एनडीए की हालत पतली होती जा रही है, नुकसान उसे बढ़ता जा रहा है। तो पहले दौर के मतदान में जो सीटें हैं उनमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव वाली सीटें ज्यादा हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी को जो समर्थन मिल रहा है वो उसके अपने क्षेत्र से मिल रहा है। लेकिन
अगले दौर में पहुंचते पहुंचते ये समर्थन अगर वहां भी उन इलाकों में भी पहुंचता है तो जाहिर है कि ये बड़े परिवर्तन की संभावनाओं को जन्म देगा। तो ये पहले दौर के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, सभी पार्टियों के लिए, दोनों गठबंधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि तेजस्वी लहर को देखते हुए बीजेपी के अंदर बहुत ही हड़बड़ाहट है, बौखलाहट है। एक तरफ जेपी नड्डा जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि तेजस्वी ये नौकरियां नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब है कि जो रोजगार का मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया है और जो 10 लाख रोजगार कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी नौकरियां देने की बात और देने का वादा उन्होंने किया है, उसका असर आम जनता पर, आम मतदाताओं पर अच्छा खासा पड़ रहा है और ये बीजेपी अच्छी तरह से समझ गई है। बीजेपी ये भी समझ गई है कि ये चुनाव अंततः तो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन उसके पास स्थानीय मुद्दे दिखाने के लिए है नहीं, इसलिए वो धारा 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों को उछाल रही है कि शायद राष्ट्रीय मुद्दों की वजह से या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से कुछ मतदाता उसकी तरफ आकर्षित ज्यादा हो जाए। तो कई स्तरों पर और कई तरह की स्ट्रेटजी के साथ महागठबंधन भी और एनडीए भी चुनाव मैदान में है और संघर्ष लगातार कड़ा होता जा रहा है, जो कि 1 महीने पहले नहीं दिख रहा था। 1 महीने पहले इसे एक तरफा माना जा रहा था, एनडीए की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। हालांकि बहुत सारे ओपिनियन पोल्स आए हैं इस बीच में और सब एनडीए के हक में गए हैं, लेकिन ओपिनियन पोल्स के बारे में हम जानते हैं कि उनमें भी एक एजेंडा सेटिंग होती है और जो सत्तारूढ़ गठबंधन है या एनडीए या बीजेपी के हक में उनका रुझान हमेशा देखा गया है। आरजेडी के खिलाफ उनके अंदर एक तरह की कहना चाहिए कि बेचैनी रही है और उसको वो हमेशा कम करके आंकते रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो इस बार देखना यह है कि ओपिनियन पोल्स कितने सही होते हैं और जो जमीन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कितनी सही साबित होती हैं। और अगर सचमुच में ये तेजस्वी के पक्ष में या राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में एक हवा बन रही है तो निश्चित रूप से बिहार एक नए परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है। और ये पहले चरण का मतदान इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इसमें जो कुछ भी हवा बनेगी वो अगले चरण के मतदानों में भी उसका असर देखा जाएगा। अगली खबर लेते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि उनकी पार्टी सरकार में आती है तो भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें जेल भेजेगी। बक्सर जिले के डुमरांव में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मालूम हो कि चिराग पासवान नीतीश पर शुरुआत से ही हमलावर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार अपना हक जताते रहे हैं, खुद को उनका हनुमान बताते रहे हैं, जिसके बाद कई हलकों में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि चिराग ये सब कथित तौर पर बीजेपी के गुप्त समर्थन से कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इन अपुष्ट चर्चाओं को सिरे से खारिज करती रही है। एलजेपी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसमें उसके उम्मीदवारों की अच्छी संख्या बीजेपी में रह चुके नेताओं की है। एलजेपी कह चुकी है कि वह बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, लेकिन हर उस सीट पर उसका प्रत्याशी होगा जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही होगी। तो ये एलजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो मुख्य रूप से नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमला करके उसको कमजोर करने की रही है। इसीलिए बीजेपी से उसे जोड़कर देखा जाता रहा है और इसलिए भी जोड़कर देखा जाता रहा है कि बीजेपी के पक्ष में एलजेपी और उसके नेता लगातार बयान देते रहे हैं, मोदी भक्त होने के अपने दम भरते रहे हैं और अपने को हनुमान बताते रहे हैं चिराग पासवान। तो ये देखने की बात है कि वो एक मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं और अगर मोहरा है तो ये नीतीश कुमार पर जिस तरह से अटैक कर रहे हैं कहीं वो बीजेपी को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रखा है। वो नीतीश कुमार को अपना एक यूएसपी एनडीए मानता है कि उसके जैसा नेता विपक्षी दलों के पास नहीं है और ये उसकी यूएसपी है, विशेष है उनके पास और ये एडवांटेज है। लेकिन अब ये देखना है कि जब नीतीश कुमार पहले चरण के मतदान आते आते तक
इतने कमजोर दिखाई देने लगे और ऐसा लग रहा है कि पूरे राज्य में उनके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, नफरत है, तो वो क्या आकार लेता है और उसका क्या असर पूरे गठबंधन के घटकों पर पड़ता है, क्योंकि जेडीयू का कमजोर होना, नीतीश कुमार का कमजोर होना बाकी गठबंधन के सहयोगियों के लिए भी एक नकारात्मक बुरी खबर हो सकती है। तो ये देखने की बात है, ये भी देखने की बात है कि एलजेपी इस चुनाव में किस तरह से अपना प्रदर्शन करती है, क्योंकि अगर वो सिर्फ वोट कटवा पार्टी के रूप में है तो जाहिर है कि वो काम तो वो कर देगी, लेकिन अपना कोई जनाधार बना पाए इसमें संदेह लगता है, खासतौर पर इसलिए कि रामविलास पासवान अब नहीं है, जो कि दलित वोटों की को जोड़ कर रखने वाले माने जाते थे। चिराग पासवान का अपना कोई वोट बैंक नहीं है और विरासत में मिला कोई वोट बैंक स्थायी तौर पर आपसे जुड़ता नहीं जब तक कि आप उससे नहीं जुड़ते हैं, और वो जुड़ने की प्रक्रिया अभी दिखलाई नहीं दे रही है। अगली खबर लेते हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। कंगना रनौत ने ताबड़तोड़ ट्वीट करके ठाकरे को काफी बुरा भला कहा है। दशहरा के मौके पर मुख्यमंत्री के बयान से इसकी शुरुआत हुई, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था, ऐसा नैरेटिव बनाया गया मानो पूरा राज्य और पूरा शहर ही नशे में डूबा हुआ हो, हर कोई नशेड़ी हो। मुंबई और राज्य को बदनाम करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। कंगना ने जवाब में ट्वीट किया, मुख्यमंत्री के इस तरह खुलेआम डराने धमकाने से मैं अभिभूत हूं। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा, मुख्यमंत्री आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। जनता का सेवक होकर आप इस तरह की ओछी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को अपमानित करने या नुकसान करने में करते हैं जो आपसे असहमत हैं। आपने गंदी राजनीति कर जो कुर्सी हासिल की है उसके लायक आप नहीं हैं, शर्म। कंगना रनौत यही नहीं रुकी, उन्होंने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला करते हुए एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा, जिस तरह से हिमालय की सुंदरता सबके लिए है, मुंबई में मिलने वाले मौकों पर सभी का अधिकार है, वह हम सबके लिए है। दोनों ही जगह मेरे घर हैं। उद्धव ठाकरे, आप हमारे इस लोकतांत्रिक अधिकार को हमसे छीनने या हमें बांटने की कोशिश न करें। आपके गंदे भाषण आपके नाकाबिल होने के भौंडे प्रदर्शन हैं। तो आप कंगना रनौत की पूरी इस ट्वीट में, पूरी इस भाषा में आप उनके चरित्र को पढ़ सकते हैं, उनके संस्कार को पढ़ सकते हैं, उनकी संस्कृति को पढ़ सकते हैं, और जिन दलों के साथ वो जुड़ी हुई हैं उन दलों को भी, इसमें उनके भी संस्कार, संस्कृति और आचार व्यवहार को आप नाप सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री के रूप में वो लगातार किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें भी एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने उनका नाम लिए बगैर जो टिप्पणियां, जो हमले मुंबई पुलिस पर किए गए, महाराष्ट्र सरकार पर किए गए, उद्धव ठाकरे पर निजी हमले जो किए गए, उन्होंने उसका जवाब देने की कोशिश की और उनकी भाषा कतई असंयत नहीं थी, अशालीन नहीं थी। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे, जाहिर है कि हर व्यक्ति को अपने बचाव का अधिकार होता है और उन्होंने किया, और ये भी अपने प्रदेश के बचाव के लिए, अपनी पुलिस के बचाव के लिए उन्होंने कहा, लेकिन उसको दूसरे ढंग से व्याख्यायित करना, परिभाषित करना, उसको तोड़ मरोड़ कर दूसरे अर्थ निकालना और फिर अटैक करना, ये कंगना रनौत का स्टाइल है। और कंगना रनौत अपनी स्टाइल के लिए बीजेपी की प्रिय हैं और नरेंद्र मोदी के भी प्रिय होंगी, क्योंकि वो उनकी भक्त हैं। तो ये एक, आप इसको राजनीतिक संदर्भ में पढ़ें, कंगना रनौत की प्रतिक्रिया को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक अभिनेत्री की प्रतिक्रिया नहीं है, एक पार्टी विशेष की विचारधारा, उसके कार्यक्रमों, उसके नेताओं से जुड़ी एक महिला की प्रतिक्रियाएं हैं, और वो महिला एक, आप कहना चाहिए कि मानसिक संतुलन के साथ व्यवहार नहीं कर रही है। उसकी प्रतिक्रियाएं अक्सर जो मर्यादा होती हैं उनको लांघने वाली होती हैं। तो इस कंगना रनौत के इन ट्वीटों की बौछार को भी यहाँ पर इसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 21 साल पुराने कोयला घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 और दोषियों को भी 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ साथ तीनों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि विशेष अदालत ने तीनों को 1-1 लाख मुचलके पर जमानत दे दी है और हाई कोर्ट में अपील करने के लिए
25 नवंबर तक का समय भी दे दिया है। दिलीप रे ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री रहे थे। ये मामला 1999 का है। मामला झारखंड के गिरिडीह स्थित ब्रह्मडिमा कोल माइन से जुड़ा हुआ है। दिलीप रे पर इसके आवंटन में अनियमितता के आरोप लगे थे। इस पूरे मामले में 4 लोग दोषी पाए गए थे। इसी मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी दोषी पाए गए थे। उन्हें 3 साल की जेल और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। पूर्व खदान सचिव SC गुप्ता को भी 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना की सजा मिली थी। अब दिलीप रे को भी ये सजा सुना दी गई है। तो दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। उन्होंने ये कोयला घोटाले पर अब उनके ऊपर आरोप बाकायदा सिद्ध हो चुका है, उनको सजा सुनाई जा चुकी है। तो ये स्पष्ट है कि उस समय की जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार है उस पर जो भ्रष्टाचार के उस समय आरोप लग रहे थे वो निराधार नहीं थे। ये आरोप भी लग रहे थे उस समय के एक मंत्री अरुण शौरी पर भी आरोप लग रहे थे। उस समय तहलका कांड का खुलासा हुआ था। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस और कई और बीजेपी और जो उस समय समता पार्टी थी उसके नेताओं पर आरोप लगे थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अब धीरे धीरे, अब बताइए कि 21 साल बाद एक इस मामले का एक ये फैसला आया है और अभी भी ये खिंचेगा, क्योंकि ये तो विशेष अदालत का फैसला है, इसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये चलता रहेगा। लेकिन ये साबित हो गया कि उस सरकार के दौरान एक घोटाला हुआ था, उस घोटाले में उस सरकार के एक मंत्री शामिल थे और ये पूरे सरकार को या एनडीए को जो पाक साफ बताया जाता रहा है हमेशा, वो इस धारणा का खंडन करती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकारों का चरित्र कोई बहुत ज्यादा गुणात्मक तौर पर नहीं बदला है, चाहे वो तब की एनडीए हो, चाहे बाद की यूपीए हो या उसके बाद आई एनडीए हो मोदी के नेतृत्व वाली। इसमें भी इतना छुपाव और अपारदर्शिता है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन कई जो चीजें सामने आई हैं विभिन्न फंडों को लेकर, राफेल को लेकर और दूसरे मामलों में भी, वो साफ तौर पर इशारा करती हैं कि इस सरकार में भी कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। बस ये है कि खबरें हम तक नहीं पहुंच रही हैं। अगली खबर लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा और ISI प्रमुख जनरल फैज हमीद का नाम लेकर हमले करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। गुजरावाला के बाद क्वेटा रैली में भी नवाज ने जनरल बाजवा पर जमकर निशाना साधा। शरीफ ने कहा कि आज तमाम सवालों के जवाब फौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, ISI चीफ जनरल फैज हमीद को देने हैं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 के चुनाव में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और अवाम के जनादेश की चोरी का हिसाब देना है। इसके अलावा उन्होंने कारगिल को लेकर एक बड़ा हमला पूर्व सेना अध्यक्ष मुशर्रफ पर भी किया। उन्होंने तत्कालीन पाक सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का नाम लिए बगैर कहा कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर लड़ रही पाकिस्तानी फौज के पास न तो हथियार थे और न ही सैनिकों के लिए खाना ही दिया गया। इसके बावजूद कुछ जनरलों ने महज अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्हें लड़ाई में झोंक दिया। पाकिस्तान के हालात, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत खराब चल रहे हैं। पूरा अपोजिशन लामबंद हो गया है सरकार के पक्ष खिलाफ। और खास बात यह है कि सेना भी अब टारगेट में है। ये पहले भी हुआ है, सेना पर पहले भी सवाल उठे हैं, सेना पर पहले भी आरोप लगे हैं, लेकिन इस बार एक बड़े नेता नवाज शरीफ खुलकर सेना में नाम लेकर, जनरल का नाम लेकर, सेना अध्यक्ष का नाम लेकर अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं। उनका आरोप यह है कि ये जो इमरान खान की सरकार बनी, दरअसल वो जनादेश को धोखा देकर बनाई गई, जनादेश का हरण करके बनाई गई, क्योंकि जनता तो कुछ और चाहती थी, लेकिन फौज ने कुछ ऐसा माहौल बनाया, कुछ ऐसी तिकड़में की जिसकी वजह से इमरान खान उस कुर्सी पर बैठ गए। तो इसीलिए उन्हें सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, इलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर की संज्ञा नहीं दी जाती है विपक्षी दलों द्वारा। तो एक हमला ये इस तरह से हुआ सेना पर, और दूसरा हमला उन्होंने परवेज मुशर्रफ पर करके
आखिरकार सेना पर ही किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो करगिल का युद्ध हुआ था वो जबरन में थोपा गया था जनरल परवेज मुशर्रफ के जरिए, क्योंकि उन्हें अपनी गर्दन बचानी थी और उन्होंने देश के सैनिकों का भी ख्याल नहीं रखा। उनके पास साजो सामान नहीं थे, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था और इस तरह से उन्हें युद्ध में झोंक दिया गया। और जाहिर है कि पाकिस्तान को एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, उसे पीछे हटना पड़ा। भारतीय सेना ने अपनी जौहर का प्रदर्शन करते हुए, अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए, अपने जो युद्ध कौशल है उसका प्रदर्शन करते हुए उसे पीछे ढकेल दिया था और अपने इलाके पर दोबारा काबिज हो गई थी। हालांकि भारत सरकार की भी उस समय की चूक थी, जो एनडीए की सरकार थी, और लापरवाही थी, सेना की लापरवाही थी, जो सेना की जो खुफिया एजेंसी है उनकी लापरवाही थी कि दूसरे देश के सैनिक हमारी ज़मीन पर घुस आएँ और कब्जा कर लें और हमें पता ही न चले। तो हमारी सरकार की भी चूक थी, लेकिन अंततः हमारी सेना ने हमारी लाज रख ली, लेकिन उनकी सेना उनकी लाज नहीं रख पाई और ये इसकी वजह से नवाज शरीफ की सरकार भी अंततः चली गई। तो जनरल परवेज मुशर्रफ के रोल के बहाने उन्होंने सेना की भूमिका पर भी अटैक किया और पिछली मीटिंग्स में भी वो लगातार ये करते रहे। पिछली जितनी भी रैलियां हुई हैं उनमें भी नवाज शरीफ बोलते रहे हैं और उनके बोलने के कंटेंट में सेना प्रमुख रूप से जिम्मेदार रही है, प्रमुख रूप से उनके निशाने पर रही है। लगातार उन्होंने जनरल बाजवा, इमरान खान और सेना, इन तीनों की भूमिका को लेकर टिप्पणियां की हैं और अच्छी बात यह है कि वहां की जनता में भी इसको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी राजनीति में जो भूमिका है सेना की वो बहुत ही अलोकतांत्रिक है, निरंकुश है, तानाशाहीपूर्ण है और कभी वो चुनी हुई सरकारों को उलट पलट देती है। बुलेटिन के अंत में मैं आपको कोरोना से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन जानकारी दे देता हूं कि भारत में पिछले 24 घंटे में 45,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 3 महीने में 24 घंटे के अंदर जो कोविड के केसेस आ रहे थे वो सबसे कम है। यानी दर लगातार घटती जा रही है इन्फेक्शन की। भारत में एक्टिव मामले अब 6,53,000 के आसपास ही रह गए हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए स्पेन ने राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया है। पूरे यूरोप के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। कई देशों में लॉकडाउन शुरू हो गए हैं, कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, कड़े उपाय किए जा रहे हैं। तो यूरोप में स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं, नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। इसीलिए हमें भी सबक लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर आज संख्या कम हो रही है तो हम ये न सोचें कि कोरोना चला गया है, बल्ले बल्ले, और खुलकर त्योहारों में मिलना जुलना आना जाना शुरू कर दें। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है और दूसरी लहर आई तो और भी घातक ढंग से असर कर सकती है, क्योंकि अब तो सारा मामला खुल चुका है, लॉकडाउन कहीं है नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग तो ऐसी तैसी हो ही रखी है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम आप अभी भी सावधानी जारी रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विस्तार से विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इस बुलेटिन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।